देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। भारतीय परिदृश्य में एक साथ दो घटनाएं घटती हैं। एक तरफ भारतीय मूल के अभिजीत विनायक बनर्जी को एस्थर ड्रूफलो और माइकल क्रेमर के साथ वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने में हमारी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। वहीं दूसरी तरफ 2020 में हंगर इंडेक्स में भारत कुल 107 देशों की सूची में 94वें पायदान पर आता है। एक गर्व का विषय है तो दूसरा एक बड़ी चिंता का विषय। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति दक्षिण एशियाई देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर सबसे खराब है। ब्रिक्स देशों की सूची में भी भारत सबसे पिछड़ा देश है। कोरोना के कारण पिछले 6 महीनों से स्कूल भी बंद है। इकोनॉमी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भूख को लेकर कम ही चर्चा देखने को मिलती है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उससे पहले साल 2020 के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। 107 देशों की इस लिस्ट में भारत इस साल 94वें पायदान पर है। पिछले साल वो 102वें पायदान पर था 117 देशों में। यह सीरियस कैटेगरी में आता है। भारत की 14% आबादी कुपोषित। इस इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश 75वें, म्यांमार 78वें, पाकिस्तान 88वें, नेपाल 73वें और श्रीलंका 64वें स्थान पर है। नेपाल और श्रीलंका मध्यम श्रेणी में आते हैं, जबकि भारत बांग्लादेश जैसे अन्य देश गंभीर श्रेणी में आते हैं। चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देश शीर्ष रैंक पर आते हैं। लॉकडाउन के बाद अभी तक देश में स्कूल खुले नहीं हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक के बच्चों को स्कूल में दिन का खाना मिलता है। इन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के बीच होती है। इस योजना के तहत रोजाना करोड़ों बच्चों का पेट भरता है और जरूरी पौष्टिक आहार मिलता है। भारत में करोड़ों गरीब बच्चों का एक समय का पेट इसी योजना से भरता था, लेकिन अभी ये बंद है। लॉकडाउन जब लागू किया गया था, उसके बाद से लगातार इसको लेकर एक्सपर्ट्स अपनी सलाह दे रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। जीएचआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी कुपोषण की शिकार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.7% थी। इसके अलावा ऐसे बच्चों की दर 37.4 थी जो कुपोषण के कारण नहीं बढ़ पाते। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के लिए 1991 से अब तक के आंकड़ों से पता चलता है कि वैसे परिवारों में बच्चों के कद नहीं बढ़ पाने के मामले ज्यादा हैं, जो विभिन्न प्रकार की कमी से पीड़ित हैं। इनमें पौष्टिक भोजन की कमी, मात्र शिक्षा का निम्न स्तर और गरीबी आदि शामिल होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देश की कुल आबादी में कितने प्रतिशत लोगों को एक निश्चित कैलोरी भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, इस बात की जानकारी उपलब्ध कराता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 14% लोग कुपोषित हैं। अब इन आंकड़ों के बीच प्रश्न उठता है कि दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विश्व की एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है कि वो अपने नागरिकों को भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। 29 जून 1949 को ऑल इंडिया रेडियो से राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भोजन हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। यही भोजन आज हमारी बुनियादी समस्या भी बन गया है। आजादी के बाद हमारी सरकार को विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिली थी, वो ना तो पूरी तरह सक्षम थी और ना ही संतुलित थी। लेकिन आजादी के 72 वर्ष बाद भी नेहरू के शब्द फिर से जिंदा हो जाते हैं। आज भी हमें यह कहना पड़ रहा है कि भोजन हमारी एक बड़ी आबादी के लिए समस्या बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमें नीतियां नहीं है हमारे पास, लेकिन इन नीतियों के परिणाम आज भी अनुकूल नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्ष 2020 तक अभी तक भूख से लड़ने के लिए भारतीय सरकारों ने खूब प्रयास किए, लेकिन नतीजे बदतर होते जा रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना को लेकर दिसंबर 1952 को ऑल इंडिया रेडियो से नेहरू जी ने कहा था, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था उन्होंने कि हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भोजन होना चाहिए। हमें हर हाल में भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हर व्यक्ति को भोजन सुनिश्चित कराना जरूरी है। वर्ष 2020 में भी हमें भोजन की आत्मनिर्भरता और उसकी हर व्यक्ति तक उपलब्धता पर यही पंक्तियां दोहरानी पड़ रही है।
यूएनडीपी के 17 निर्धारित लक्ष्यों में जीरो हंगर भी एक लक्ष्य निर्धारित है जिसे 2030 तक हासिल करना है। लेकिन स्थिति ऐसी ही रही तो यूएनडीपी के वैश्विक इस लक्ष्य में भारत पिछड़ सकता है। इसलिए फिर से नीतियों को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। कोई भी नीति तब तक कारगर नहीं होती जब तक हम इन 3 महत्वपूर्ण बातें नहीं अपनाते हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है, हमें भूख को राष्ट्रीय आपातकाल समझकर केंद्र के स्तर पर फिर से एक स्वतंत्र एजेंसी बनानी होगी जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के अधीन कार्य करे। सभी समेकित बाल विकास योजनाएं इस केंद्र एजेंसी के निर्देशन में कार्य करें। जन वितरण प्रणाली में व्याप्त खामियों को केंद्रीय एजेंसियां आधुनिक तकनीक के साथ माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। दूसरा, राज्य और केंद्र के बीच भूख जैसे गंभीर विषय को लेकर संपूर्ण समन्वय स्थापित हो। मनरेगा और मिड डे मील के संदर्भ में राज्य और केंद्र को मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि मनरेगा के जरिए ग्रामीण इलाकों में आय सृजन का कार्य होगा और मिड डे मील के जरिए बच्चों को न्यूनतम स्वीकृत आहार प्राप्त होगा। मनरेगा और मिड डे मील जैसी प्रभावशाली योजनाओं के अप्रभावशाली क्रियान्वयन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर भी राज्य और केंद्र को समन्वय के साथ तेजी से कार्य करना होगा, क्योंकि कुछ राज्य अपने शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण भी गरीबी को झेल रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में लगभग 77% इंडेक्स के साथ पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य 32.81 इंडेक्स के साथ अंतिम पायदान पर रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति भी चिंताजनक है। केरल और मिजोरम यहां भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा, हमें किसानों तक पहुंचना होगा, क्योंकि ये किसान ही है जो हमारी नीति को जमीन पर उतारते हुए भोजन की उपलब्धता कराते हैं। किसानों को खाद्यान्न विविधता के साथ साथ खाद्यान्न पोषकता पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उस पर कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। भूख की समस्या से जूझ रहे भारत में कृषि उत्पादों के संरक्षण को लेकर भी चुनौतियां बनी हुई। संसद में कृषि क्षेत्र को लेकर बनी समिति ने 2017 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अनुसार कोल्ड चेन की अनुपलब्धता की वजह से 92,651 करोड़ रुपए का वार्षिक कृषि उत्पादन नुकसान हुआ था। हर वर्ष की यही स्थिति है, इसलिए कृषि उत्पादों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट से चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति के बीच जो संबंध है उसका गहरा विश्लेषण लंबे अरसे से भारतीय राजनीति और मीडिया में महत्वपूर्ण नहीं रहा है। देश की गिरती अर्थव्यवस्था के मध्य में यह कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में कुछ अप्रत्याशित परिणाम दिख सकते हैं, क्योंकि हंगर इंडेक्स का एक पहलू आर्थिक वृद्धि भी है। लगातार घटती आर्थिक वृद्धि दर से लोगों के सामने रोजगार के साथ साथ घटते आय सृजन की समस्या इस चुनौती के दायरे को और भी पेचीदा बनाती है। याद रखिए कि एक बड़ी आबादी का भूखा होना भी मानवाधिकारों का उल्लंघन ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।